हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और हमारी चल रही है जी तत्काल सीरीज, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके अगले यूजीसी नेट 2023 जून में आने वाले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और हम देख रहे हैं आज क्या, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में एक बॉडी है, एक्रेडिटेशन बॉडीज होती हैं जो इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करने का काम करती हैं। तो वह सारी बॉडीज की हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एनबीए, नैक और एबी। इन तीनों की चर्चा आज हमें करनी है। आइए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या एक्रेडिटेशन बॉडीज। देखिएगा जी, सबसे पहला बेसिक काम, नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिससे आपको क्या होगा, ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए, और कोई इंक्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आइए जी, तो सबसे पहले क्या, हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन बॉडीज इन इंडिया। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन बॉडीज डिसाइड करता है क्या, वर्दीनेस ऑफ द डिग्री। डिग्री में कितना वर्दीनेस है, मतलब जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप किसी ए प्लस इंस्टीट्यूट से किए हुए हो तो वो आपकी डिग्री वैल्यूबल ज्यादा हो जाती है। कोई बी प्लस है, कोई बी है, तो ऐसे ऐसे रैंकिंग दी जाती है। तो वो जो रैंकिंग दी जाती है उसको एक्रेडिट करने का काम कौन करती है, एक्रेडिटेशन बॉडीज करती हैं। कह रहा है डिग्री अवॉर्डेड बाय द लर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो एक्रेडिटेशन एश्योर्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज टू एनी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, एक्रेडिटेशन क्या काम करता है, एश्योर करता है कि सर्विसेज जो हायर एजुकेशन की दी गई उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो किसी स्कूल कॉलेजेस के द्वारा, वो कैसी है, कितनी अच्छी है। कह रहा दे कैन इवेल्युएट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ डिग्री, वो डिग्री की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, एंड डिटरमाइन इफ द इंस्टीट्यूट मीट्स द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। मोटा भाई साहब, ये निर्धारित ये भी करता है कि जो इंस्टीट्यूट का लेवल है यानी स्टैंडर्ड है वो अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कितनी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का है। कह रहा है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। तो क्रूशियल रोल किसमें प्ले करता है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयर्स के लिए। कह रहा देयरफॉर इट इज द utmost importance to student keep accreditation to on top priority while selecting an institution for the higher education। तो बोल रहा भाई साहब, बच्चे लोग को ये बात ध्यान में रखना चाहिए सबसे ज्यादा कि जब भी वो कोई इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर रहे हो तो एक्रेडिटेशन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ध्यान में रखना चाहिए कि कोई इंस्टीट्यूट ए प्लस है, बी प्लस है, बी है, ए प्लस प्लस है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कह रहा दिस इंश्योर्स दैट देयर डिग्री और कोर्सेस मीट इन स्पेसिफिक एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट बाय द एक्रेडिटेशन एजेंसी। तो ये इंश्योर क्या करता है कि डिग्री और कोर्स कैसे मीट करेगा, एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा, ठीक है, एक्रेडिटेशन एजेंसी के द्वारा। और एक्रेडिटेशन एजेंसी कौन है, अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, इन इंडिया एक्रेडिटेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट दोज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो सारे यूनिवर्सिटीज में एक्रेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें नहीं जिसमें पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो यूनिवर्सिटी बनती है उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कह रहा है एंड विदाउट इट नो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन रिवॉर्ड अ डिग्री और रेफर टू इटसेल्फ एज ए यूनिवर्सिटी। तो इसके बिना कोई भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन जो है डिग्री को रिवॉर्ड नहीं कर सकता है और ना ही यूनिवर्सिटी घोषित कर सकता है। आइए, तो सबसे पहला जो असेसमेंट करने का है वो है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो नैक क्या करती है, सर आप लोग पढ़े हैं नॉर्मल कोर्सेज, सर हाँ सर। तो जो नॉर्मल कोर्सेज को एक्रेडिट करने का काम करती है, ग्रेड देने का काम करती है, बीकॉम, बीएससी है ना, बीबीए, ये सारे जो होते हैं एकेडमिक कोर्सेज, उसको नैक एक्रेडिट करती है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। कह रहा देखिए, द नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक कंडक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर educational institutions such as college, universities or other recognized institution to derive an understanding of the quality status ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो क्या करते हैं भाई साहब, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो है, ठीक है, या अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में जो क्वालिटी स्टेटस है वो चेक करने का काम क्या करता है, नैक करता है। क्लियर? नैक इवेल्युएट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स कन्फर्मेंस। नैक क्या करता है, उसके इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट करता है to the standards of quality in the terms of its performance related to the educational process
एंड आउटकम्स। तो देखिए नैक जाती है, नैक की टीम किसी इंस्टीट्यूशन में और वहां पे जाके उसके परफॉर्मेंस को चेक करती है, एजुकेशनल प्रोसेस और आउटकम्स को चेक करती है, करिकुलम कवरेज को चेक करती है, टीचिंग लर्निंग कैसे हो रहा है प्रोसेस का उसको चेक करती है, फैकल्टी कैसे हैं, रिसर्च क्या क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, लर्निंग रिसोर्सेज कैसा है इसको चेक करती है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस ये कैसा है इसको चेक करती है, फाइनेंशियल एंड वेलबींग इसको चेक करते हैं और स्टूडेंट की सर्विसेज कैसे दी जा रही है ये सारी चीजें चेक करती है। तो ये काम किसका है? नैक का है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या बोल रहा है? इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो बोल रहा है इंडिया जो है लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और डाइवर्स एजुकेशन, बहुत सारी एजुकेशन होती हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से। कह रहा है प्राइवेटाइजेशन, वाइड स्प्रेड एक्सपेंशन, इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इन न्यू एंड एमर्जिंग एरियाज हैव इंप्रूव्ड द एक्सेस टू हायर एजुकेशन। जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ? ऑटोनॉमी इंक्रीज हुई और इंट्रोडक्शन हुआ क्या? नए नए प्रोग्राम्स का, नई नई चीजें का और नए नए एरियाज में अलग अलग हायर एजुकेशन का इंप्रूवमेंट होता चला गया। कह रहा है एट द सेम टाइम इट हैज आल्सो लेड टू वाइड स्प्रेड कंसर्न ऑन द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी और रिलेवेंस पे भी ध्यान दिया गया। कह रहा है टू एड्रेस दीज कंसर्न नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनईपी आया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में भी आया था, आप लोग पढ़े हुए ये चीज है ना उस समय। और एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था इसको 1992 में। क्या क्या? स्पेल्ड आउट स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर द पॉलिसीज, एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑन इंडिपेंडेंट नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी। और इसी की वजह से इन दोनों के बाद, इसी दोनों में इसकी बात हुई थी किसकी? नैक की। और यहीं से शुरुआत हुई क्या? इंडिपेंडेंट नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी। कह रहा था consequently the National Assessment and Accreditation Council NAC was established in 1994। पहला क्वेश्चन कब बना नैक? 1994 को। कह रहा है एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के तहत, विद इट्स हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। द मैंडेट ऑफ नाक एज ए रिफ्लेक्टेड इट्स विजन एंड स्टेटमेंट इज इन मेकिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो भाई साहब बोल रहा है क्या? आपका मैंडेट, नाक का मैंडेट याद रखना है, नीचे दिया गया मैं बताऊंगा। और क्वालिटी एश्योरेंस की बात नैक करता है, ध्यान से दीजिएगा। ये इसके बाद वाला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द नैक फंक्शंस थ्रू इट्स जनरल काउंसिल। फंक्शंस किसके थ्रू होता है जी? जनरल काउंसिल के और एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू। कह रहा है कंप्राइजिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर भी आते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी आते हैं, सीनियर एकेडमिक्स भी आते हैं, from a cross section of an Indian higher education system। कह रहा था चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी नेट प्रेसिडेंट इज द जीसी ऑफ द नाइट। तो जो चेयरपर्सन होते हैं यूजीसी के वही हो जाते हैं क्या? आपके जीसी के यूजीसी के जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं किसके? नैक के प्रेसिडेंट है ना। और उसके चेयरपर्सन होते हैं। देखिए द चेयरपर्सन ऑफ ईसी is an eminent academician nominated by the president of GC। ठीक है, जीसी के जो प्रेसिडेंट होंगे वही उनको नॉमिनेट करते हैं किसके लिए? चेयरपर्सन के लिए। कह रहा था डायरेक्टर इज द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ नैक। डायरेक्टर कौन होते हैं? एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है वो आपके नैक के डायरेक्टर होते हैं। एंड इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोथ जीसी एंड ईसी। ठीक है, कह रहा है इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी बॉडीज स्टीयर टू पॉलिसीज एंड कोर स्टाफ टू सपोर्ट एक्टिविटीज, नैक इज एडवाइज टू द एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो बेसिक बात बोला भाई साहब। और भी स्टाफ वगैरह को चलाने के लिए कमेटी भी बनाई जाती है। बस बात खत्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विजन और मिशन। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा और इसको रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। विजन क्या है? टू मेक क्वालिटी डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड एक्सटर्नल क्वालिटी एवेल्यूएशन। ये क्या है? एवेल्यूएशन, प्रमोशन एंड सस्टेनेंस इनिशिएटिव। तो ये आपका विजन हो गया। मिशन क्या? मिशन आपका देखिएगा ये 6 1 2 3 4 5 है। भाई साहब रट लेना, इसको कोई उपाय नहीं है, इसको रट लेना। ये आपका एग्जाम में आता है। टू अरेंज द पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिट्स देयरऑफ फॉर स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट। तो पीरियोडिक असेसमेंट को अरेंज कर रहा है क्या? पीरियोडिक असेसमेंट को एंड एक्रेडिट करना हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट को। बात समझ में आई? तो पहला क्या है? अरेंज करना पीरियोडिक असेसमेंट को। दूसरा क्या है? टू स्टिमुलेट द एकेडमिक एनवायरनमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन।
तो स्टिमुलेट क्या करना, एकेडमिक एनवायरनमेंट को, किसके लिए, प्रमोशन ऑफ क्वालिटी टीचिंग लर्निंग के लिए, नहीं, और रिसर्च में हायर, ये दूसरा वाला क्या था, टीचिंग लर्निंग के लिए और रिसर्च के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा है टू इनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन को इनकरेज करना, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशंस इन हायर एजुकेशन, इनको भी क्या करना सर, आपको इनकरेज करना। टू अंडरटेक द क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज, क्या करना, क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज को अंडरटेक करना। कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी देखना। टू कोलैबोरेट विद द अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द हायर एजुकेशन फॉर क्वालिटी इवैल्यूएशन, प्रमोशन एंड सस्टेनेंस। तो ये काम है, ये 5 आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। वैल्यू फ्रेमवर्क, अब देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन में कि वैल्यू फ्रेमवर्क क्या होता है, या इसको कोर वैल्यूज करके पूछ देगा, व्हाट इज द कोर वैल्यूज ऑफ क्या सर आपका नैक। तो नैक का कोर वैल्यूज या वैल्यू फ्रेमवर्क ये 5 है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट, फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स, इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। तो भाई साहब ये क्या करेगा, कोई भी 3 एक उठा के दे देगा और एक एक्स्ट्रा कोई गलत वाला देगा, बोलेगा बताओ सही क्या है, या फिर 4-5 को दे देगा, बोलेगा भाई साहब इसमें से छाट के निकालो कि सही कौन सा है, 1-2 गलत दे देगा, बोलेगा 4 को सही निकालो, फाइंड आउट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक ये भी हो गया, ये भी बात ध्यान रखिए, एक तो ये हो गया, 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मिशन, दूसरा वैल्यू फ्रेमवर्क जिसको कोर वैल्यूज बोलते हैं, और तीसरा ये क्राइटेरिया, कौन कौन सा क्राइटेरिया है नैक को चेक करने का। तो वो पहले करिकुलर एस्पेक्ट्स को देखते हैं, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन देखते हैं, रिसर्च कंसल्टेंसी और एक्सटेंशन देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज देखते हैं, स्टूडेंट का सपोर्ट और प्रोग्रेशन देखते हैं, गवर्नेंस और लीडरशिप देखते हैं, और इनोवेटिव प्रैक्टिस एज द बेसिस ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर देखते हैं। भाई ये कौन देखता कौन है, देखिए नैक की टीम जाती है हर एक इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और वहां वो इन सारे क्राइटेरियाज को चेक करती है, उसके बेस पर होती है ग्रेडिंग। और ये जो कोर वैल्यू है, ये कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, और ये तो भाई साहब इसका क्या है, मिशन है। तो ये 3 चीजें आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी होती है। अभी जो एक है नैक का ग्रेडिंग सिस्टम, लास्ट ईयर इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब मैं क्या बताऊं, बताओ। तो इसमें क्या याद रखना है, बस 1.5, ठीक है, और ये 3.51। तो 1.5 से अगर आपका नीचे रैंकिंग है तो ये आपको एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा, आप उस चीज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये याद रखिए। और सबसे हाईएस्ट जो है A++ 3.51 से रैंकिंग मिल जाएगी, कितना, 4 तक। ये दोनों याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बेस्ट है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, ये अभी नैक की जो बात हम लोग कर रहे थे वो किसके लिए था सर, वो एकेडमिक के लिए था, बेसिक चीज जो हम लोग नॉर्मल कोर्स करते हैं। अब प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसके लिए बात करें सर, प्रोफेशनल कोर्स मतलब सर जैसे हम लोग ये करते हैं ना, आपका BBA, ठीक है, MBA ये करते हैं, नर्सिंग है ना, ये सारा चीज के लिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये सारे के लिए। तो इसके लिए भी एक एक्रेडिटेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड्स को चेक कर सके, इंडिया में किस लेवल का आपका इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो रहा है ना। तो उसके लिए एक बॉडी है, उसको बोलते हैं NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, है ना। चलिए देखते हैं, कह रहा था नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA India was initially established by the AICTE, All India Council of Technical Education। देखिए इसका जो पहले बॉडी थी AICTE क्या करती है, मेन बॉडी, जैसे आपकी UGC है उस नॉर्मल के लिए, AICTE है किसके लिए सर, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। तो ये बॉडी ही पहले इसका एक्रेडिटेशन भी करती थी, कब, कह रहा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर सेक्शन 10U ऑफ AICTE एक्ट इन द ईयर 1994। 1994 से लेकर कुछ 2010 तक AICTE इसको देखती थी। लेकिन अब आगे पढ़िएगा समझ में आएगा, लेकिन इन ऑर्डर टू असेस द क्वालिटेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोग्राम्स offered by educational institution from diploma level to the post graduate level in engineering and technology, management, pharmacy, architecture and related disciplines which are approved by AICTE। तो ये सारा काम जो था पहले AICTE देखती थी।
अब क्या हो गया, कह रहा है एनबीए केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी विद इफेक्ट फ्रॉम 7 जनवरी 2010। 2010 तक एआईसीटीई देखती थी, अब जो है वो एनबीए इसका एग्जिस्टेंस आ गया और ये 2010 से कंटिन्यूअसली इसको चेक करती है। क्या ऑब्जेक्टिव है, कह रहा विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड रिलेवेंस टू द टेक्निकल एजुकेशन। तो जो क्वालिटी का एश्योरेंस चेक करती है और क्या रिलेवेंस है टेक्निकल एजुकेशन का, वो स्पेशली ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल डिसिप्लिन। तो प्रोफेशनल और टेक्निकल डिसिप्लिन में क्या क्या आ गया भाई साहब, दैट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी एंड होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारा काम देखने का कौन करता है, एनबीए करता है। एनबीए इसकी ग्रेडिंग करता है, जैसे नेक नॉर्मल कोर्सेज की करता है, ये आपका टेक्निकल और फार्मेसी आर्किटेक्चर वगैरह का सबका देखता है। आइए, कह रहा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स ऑफ एनबीए वर अमेंडेड इन अप्रैल 2013 to make it completely independent of AICTE. कह रहा है administratively as well as financially. The NBA conducts evaluation of programs of technical institute on the basis of laid down norms. This may include but not limited to the institutional missions and objectives, organization and governance, infrastructure facilities, quality of teaching and learning, curriculum design, रिव्यू, सपोर्ट सर्विसेज। देखिए ये सारी चीज सर्विसेज क्या है आपको मिलेगा। तो क्या हो रहा है, एनबीए अमेंड किया गया 2013 में, जिसमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, देखो उस समय 2010 में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत दिक्कत था लेकिन फाइनेंशियली, लेकिन 2013 में एआईसीटी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और फाइनेंशियली भी दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया। और अब जो एनबीए कंडक्ट करता है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, वो किसका करता है भाई साहब, देखिए अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल का नहीं करता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, ये सारी चीजें अब ये देखता है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसा है, लर्निंग कैसा है, करिकुलम डिजाइन कैसा है, ये सारी चीजों को अब चेक करता है कौन, एनबीए। कह रहा अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिसाइडेड बाय द जनरल काउंसिल, अगर जनरल काउंसिल के द्वारा और भी कुछ डिसाइडेड है तो वो भी चेक करता है। और एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एनबीए, कह रहा विच विल हेल्प द ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। इसको हल्के में मत लेना, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान रखना, ये यहां से यहां, क्योंकि इसी से क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, 4-5 पूछ देगा, बोलेगा किस किस चीज का एनबीए किस किस चीज को चेक करता है, और इसमें से उठा के क्वेश्चन दे देगा तो आप फिर उसमें से फंस जाओगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द एनबीए हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोसेस। बहुत सारा जब टाइम चलते चलते चला गया भाई साहब, जब कोई दुकान खोलोगे तो नॉर्मली तरीके से चलाओगे, फिर उसमें अपडेट होते जाएंगे, एसी लगेंगे, पता नहीं बहुत सारी फीचर्स लगेंगे। तो उसी तरह से जब एनबीए धीरे धीरे बढ़ता गया तो बहुत सारे एग्जिस्टेंस नए नए प्रोसेस आए, नए पैरामीटर्स आए, क्राइटेरिया आया एक्रेडिटेशन के लिए, दैट आर इन लाइन विद द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड था उसको मैच करने के लिए, एंड ओरिएंटेड टू द एसेस द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। तो मेजर एनबीए ऑब्जेक्टिव्स का क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है मेजर, है ना एनबीए का, ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई। हाँ जी सर, क्या तो पहला क्या है, टू एसेस एंड एक्रेडिटेट द टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। दूसरा क्या, टू इवॉल्व स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन इन लाइन विद द पैरामीटर्स हैज लेड डाउन बाय एप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो भाई साहब इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस याद करना टू इवॉल्व स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर फॉर असेसमेंट, बस बात खत्म, इतना पूछेगा ही नहीं। टू प्रमोट एक्सेलेंस थ्रू द बेंचमार्किंग प्रोसेस which is helpful in determining whether or not institution is able to achieve its mission broad-based goals and interpreting the results of outcome assessment process। तो बोल रहा भाई साहब ये भी चेक करता है, उस लेवल का एक्सेलेंस को प्रमोट करता है कि आप जो इंस्टीट्यूशन को ग्रेडिंग कर रहे हो क्या वो सब चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके मिशन और विजन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर इसके बाद है जी टू प्रमोट क्वालिटी कॉन्शियस सिस्टम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। किसको प्रमोट करना है, क्वालिटी कॉन्शियस सिस्टम को, जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाया गया है। कह रहा वेयर एक्सेलेंस, जहां एक्सेलेंस, रिलेवेंस टू मार्केट नीड्स और पार्टिसिपेशन बाय ऑल स्टेक होल्डर्स आर प्राइम, जो पहला है प्राइम है और मेजर डिटर्मिनेंट्स है। तो सबसे इसमें क्या हो गया, तो इसमें याद रखने लायक क्या है कि प्रमोट करना क्वालिटी कॉन्शियस सिस्टम ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन को। ठीक है, कह रहा है टू बिल्ड अ टेक्निकल एजुकेशन, एक ऐसा टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करना एज ए फैसिलिटेटर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। किसकी बात कर रहा है जी? फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, दैट विल मैच द नेशनल गोल्स ऑफ ग्रोथ बाय कॉम्पिटेंस कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी थ्रू दी कॉम्पिटिटिवनेस एंड द कॉम्पेटेबिलिटी विद द सोसाइटल डेवलपमेंट। तो यहाँ याद क्या करना है कि कैसा बिल्ड सिस्टम बिल्ड करना है टेक्निकल एजुकेशन का, जो फैसिलिटेट करे ह्यूमन रिसोर्स को, जो मैच करे नेशनल ग्रोथ को, किससे? कॉम्पिटेंस से। फिर कह रहा है टू सेट द क्वालिटी बेंचमार्क, क्वालिटी बेंचमार्क को सेट करना है टारगेटेड एट ग्लोबल एंड नेशनल स्टॉकपाइल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो सेट करना है क्वालिटी बेंचमार्क को, किससे? ग्लोबल और नेशनल लेवल पे। कह रहा है टू कंडक्ट इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ टेक्निकल institutions or programs offered by them on the basis of guidelines, norms, standards and specified by it। बात समझ में आई? हाँ जी सर। कह रहा है टू कंट्रीब्यूट द डोमेन ऑफ नॉलेज इन क्वालिटी पैरामीटर्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्या कंट्रीब्यूट करना? नॉलेज के डोमेन को कंट्रीब्यूट करना, जो क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करे, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को भी ध्यान में रखे। अब देखिए कह रहा है एक्रेडिटेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट से। किसका? सर एनबीए का। और सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को क्या किसके द्वारा फिल करना है? सर इंस्टीट्यूशन के द्वारा फिल करना है कि किस प्रोग्राम के लिए कौन सा आपको एक्रेडिटेशन लेना है। और जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कवर करता है उसका क्राइटेरिया क्या क्या है? सर एक तो विजन, मिशन, प्रोग्राम, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को देखना, प्रोग्राम्स आउटकम्स को देखना, प्रोग्राम के करिकुलम को देखना, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखना, फैकल्टी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखना, फैसिलिटीज एंड टेक्निकल सपोर्ट को देखना, एकेडमिक सपोर्ट को देखना, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखना, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है उसको देखना। बात समझ में आई? तो ये सारा इसको याद कर लीजिएगा एक बारी। ठीक है जी? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट का, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें एक चीज और देखना है। एनबीए असाइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ वन ऑफ 3 पॉसिबल स्टेटस ऑफ एक्रेडिटेशन। देखिए एनबीए 3 चीज के लिए करता है, एक तो एक्रेडिटेशन देता है, प्रोविजनली एक्रेडिटेड देता है और नॉट एक्रेडिटेड। ये 3 बेसिस पर वो चेक करता है कि हमने एक्रेडिट कर लिया, प्रोविजनली एक्रेडिट किया और नॉट एक्रेडिटेड, ये 3 बेसिस पर इसका रैंकिंग देता है। कह रहा था इंस्टीट्यूट रिसीव अ स्टेटस ऑफ एक्रेडिटेड फॉर द 5 years if it gets a minimum of 750 points and minimum of 60% of the each of the 9 criteria। 9 criteria 9 पैरामीटर्स हैं इसके, उस पैरामीटर्स पे 60% आपको उतरना होगा उस पैरामीटर में, प्लस 750 का मिनिमम क्राइटेरिया होगा, तो आपको स्टेटस मिल जाएगा क्या कि आपकी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्रेडिटेड है। समझ में बात आया समझ में? हाँ सर। तो एक्रेडिटेड के लिए और कितने साल के? 5 साल के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला चीज है ना। हाँ जी। अब जो तीसरा चीज आया, जो तीसरा एक्रेडिटेशन के लिए जो बोर्ड है उसको वो बोलते हैं एबी, एक्रेडिटेशन बोर्ड। तो सर एक्रेडिटेशन बोर्ड किसके लिए है? सर ये एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए है जी? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है एबी वाज सेटअप बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। कब? इन 1996 विद अ मैंडेट टू एक्रेडिट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस। तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, ठीक है, उसको मैंडेट करने के लिए, उसको एक्रेडिट करने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कह रहा है एक्रेडिटेशन डन बाय द AB इज जनरली वैलिड फॉर पीरियड ऑफ बिटवीन 5 to 10 years। 5 से 10 साल के लिए जो इसका एक्रेडिटेशन होता है वो 5 से 10 साल के लिए होता है। एंड इज लिंक टू फंडिंग ईयर वाइज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड, और इसको लिंक करने के लिए कि हर साल कितना नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड हुआ है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल्दो एक्रेडिटेशन इज वॉलंटरी इन इंडिया, सम स्टेट्स सच एज कर्नाटका एंड तमिलनाडु have made it mandatory and especially for the professional institutions। देखिए ये बोल रहा है, ध्यान देने लायक बात ये है कि एक्रेडिटेशन जो है वॉलंटरी है इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर। सम स्टेट जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु में मैंडेटरी है, लेकिन बाकी जगह पे इसको और क्या रखा गया है? वॉलंटरी रखा गया है। कह रहा है डिस्पाइट ऑफ ओनली वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस आर एक्रेडिटेड। बोल रहा है कुछ इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी सारे क्या है? नहीं है। कह रहा है इनफैक्ट ओनली 36% इंजीनियरिंग, 10% मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन एक्रेडिटेड बाय MBA। ये देख ले, एनबीए का भी यही हाल है। कह रहा गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी टू रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये भी बात है। द सेम शुड बी डन एट द अर्लीस्ट, पहले भी कहना जाना है
कह रहा हाउएवर ड्यू केयर नीड्स टू बी टेकन इंश्योर दैट इट्स एडिक्वेट इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। तो इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और ये रहे, इसकी बात ये कर रहा है। तो इसमें बेसिकली जो डेटा पूछा जाएगा वो क्या कि सर एसी ये कब स्टेब्लिश हुआ, कितने साल के लिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में किस किस स्टेट में लागू है और कितना परसेंट इंजीनियरिंग और ये में हुआ। तो ये बस इसमें इतना ही पूछा जा सकता है। फिर जो एनबीए में पूछा जा सकता है कि वो किस लेवल पर, कौन कौन से लेवल पर आपको एक्रेडिटेशन देती है और क्या क्या असाइन है, इसका पॉसिबल स्टेटस क्या है। तो ये 3 स्टेटस है, एक्रेडिटेड, प्रोविजनली एक्रेडिटेड और नॉट एक्रेडिटेड, और कितना मिनिमम पॉइंट्स और कितना परसेंट में इसका मिनिमम एक्रेडिटेशन होता है। तो इसको याद रखने लायक चीज है, ये याद करिएगा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या, और ये कब कहाँ सबसे पहली बॉडी क्या थी, एआईसीटी से आया, और कब आया और कितने डेट को आया, 2010, और पहला एआईसीटी 1994 को एक्रेडिटेशन बॉडी बनी थी और उसके बाद फिर एनबीए बनाया गया। ये भी ध्यान रखना है, इसका पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और सबसे बड़ा चीज ये वाला कि कौन कौन से चीज के लिए एनबीए क्या करती है, एक्रेडिटेशन करती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या, ये तो मैंने बता दिया आपको। नैक की ग्रेडिंग सबसे कम वाली याद रखनी है कि इतना के नीचे होगा तो ये एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा वाला याद रखना है। फिर नैक का जो आइडेंटिफाइड 7 क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे बेस्ड ये करता है, इसको ध्यान रखना है। वैल्यू फ्रेमवर्क को याद कर लेना है, मिशन याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैं बोल रहा हूं इससे हर एक से क्वेश्चन आया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इससे ही क्वेश्चन आपका बनेगा। इसमें ये भी पूछा गया है कि जो नैक थी वो पहले कहाँ की पॉलिसी से आई थी, एनईपी 1986 से, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस ये जो है कब आया था, किस चीज के लिए आया था, क्वालिटी स्टेटस के लिए आया था, मतलब अभी है, ठीक है। और इसका ये याद रखिएगा, इसका डेट, आई थिंक डेट ऊपर है, एक मिनट में चेक कर लूं, नहीं नीचे ही होगा, नैक 1996 को, ये देखिए 1994 का एस्टैब्लिश हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो बस बात फिर आपकी बन जाएगी और आपका काम हो जाएगा जी तमाम, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कहाँ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ाई करिएगा, जेआरएफ लेके आइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ भी रहे होंगे, नहीं, और जो नहीं पढ़ रहा होगा ना लाइक, फिर अगले 6 महीने बाद फिर मैं हूँ, फिर मिलेंगे, है ना। समझ में आ रही बात जी, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो, जेआरएफ हो जाएगा, फिर मजा आएगा, मिलके पार्टी करेंगे, नहीं जी। हाँ जी सर, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।